बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जमील चौधरी आपसे आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, यूजुअली हमारे यहाँ पे लोग एक दूसरे को मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन करते हुए चेक्स जो हैं वो देते हैं, और चेक जो है उसके कैश हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कैश ना हो तो फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। ज़ाहिर है अगर कोई आदमी किसी आदमी को किसी भी लाइबिलिटी, किसी ज़िम्मेदारी की बुनियाद पे उसने कोई पैसे लिए हैं और उसने कोई लाइबिलिटी ली थी, जिम्मेदारी ली थी, उसकी बुनियाद पे चेक दिया है, या उसने किसी आदमी से कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ परचेज की, खरीदी, तो उसके इवज़ उसको चेक दे दिया कि जी ये चेक जो है वो वक्त पे बाकायदा ओनर हो जाएगा, इन कैश हो जाएगा आप जब बैंक में पेश करेंगे। अच्छा, अगर पेश करने पे चेक डिसओनर हो जाए, चेक कैश ना हो, तो फिर उस आदमी के पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, इस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा। उसके बाद फिर हम कुछ और टॉपिक से उन पर ज़रा बात करेंगे। अभी अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो आदमी जो होल्डर ऑफ चेक था, जिससे चेक दिया गया, वो क्या कर सकता है। सबसे बुनियादी बात कि वो उस 499F 489F ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत बाकायदा तौर पर जिस आदमी ने चेक डिसऑनेस्टली दिया, बददियानती से दिया, बदनीयती से दिया, और उसे अंदाज़ा था कि ये चेक जब पेश किया जाएगा बैंक में तो ये डिसऑनर हो जाएगा, तो उसके खिलाफ बाकायदा FIR जो है 154 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुतलका थाने में FIR दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है ट्रायल होगा, उसे गिरफ़्तार किया जाएगा, उसके लिए काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी उस एक्यूज़ के लिए, उस मुलज़म के लिए। दूसरा तरीक़ेकार यहाँ पे बताने से पहले कि उस मुद्दई वो जो होगा मुकदमा, उसके पास रेमेडी क्या होगी, यहाँ पे एक बात अर्ज करता चलूँ कि 499F जो है 489F के बाज़ाब्ता तौर पर कानून का हिस्सा बनने से पहले जो लॉ मौजूद था वो ये था कि अगर कभी आपके सामने कोई पुराना मुकदमा आप बतौर वकील ट्रायल करते हैं या उसका कभी हिस्सा बनते हैं, तो पहले 499F का इतलाक नहीं होता था। अगर कोई आदमी किसी को चेक देता था, जो चेक देने की सूरत में, चेक डिसऑनर होने की सूरत में क्या होता था कि 420, 468, 471 जो हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के, उनके तहत FIR होती थी। अब 499F मौजूद है। अब उसके साथ मैं फर्दर अर्ज करूं कि अगर कोई आदमी इस तरह से FIR जो है वो दर्ज करवा देता है, तो FIR दर्ज करवाने के साथ साथ उसके पास जो रेमेडी ये है कि वो उस आदमी के खिलाफ अपने पैसों की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। और सूट फाइल करने के लिए दो तरीक़ेकार है लॉ में। एक तो ये है कि आप जनरल सूट फाइल कर दें रिकवरी ऑफ मनी का, और आप उस चेक को, उस डॉक्यूमेंट को एक तईदी शहादत के तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन लॉ ने एक बड़ी सहूलत दी है इसमें कि लॉ में एक बाकायदा तौर पर ज़ाब्ता दीवानी में ऑर्डर 37 डाल दिया गया, जिसे समरी प्रोसीजर कहा जाता है कि जिस आदमी के पास चेक है किसी आदमी का, उसके खिलाफ वो ऑर्डर 37 का दावा दायर करेगा, और उसमें वो जो डिफेंडेंट है, जो जिसका वो चेक था जो डिसऑनर हुआ, उसके पास जो है वो रेमेडी इस हद तक होती है कि वो स्टेट में तो जवाब दावा भी दाखिल नहीं कर सकता, उसे बाकायदा अदालत से लीव लेना पड़ेगी, लीव टू डिफेंड लेना पड़ेगी। वो अदालत में जब उसकी तामील हो जाएगी उस केस के मुतल्लक, तो वो अदालत में दरख्वास्त देगा, लीव टू डिफेंड दायर करेगा, और अगर वो अदालत को मुतमईन कर सका तो अदालत उसे मशरूत या गैर मशरूत अदालत में जवाब दावा दाखिल करने का मौका दे सकती है प्रोसीडिंग में। और यहाँ पे मैं बात अर्ज करता चलूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है एक हमारा, बाकायदा एक लॉ है, उसकी सेक्शन 118 है। उसके तहत तमाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उन्हें प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है, उसे सच्चाई, सदाकत की वैल्यू हासिल होती है कि अगर किसी ने किसी को प्रॉमिसरी नोट दिया है, जिसे अमाम ज़ुबान में प्रोनोट कहते हैं, किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जिसे अमाम ज़ुबान में हुंडी कहते हैं, या किसी ने चेक दिया है, तो चेक के डिसऑनर होने पे अगर नोट जो है, प्रॉमिसरी नोट जो है, उसका जो मुकर्रर वक़्त उस तक पैसे अदा ना होने पे, इस तरह हुंडी जो है उसके पेश करने के बावजूद पैसे अदा ना होने पे आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर 37 का दावा दायर कर सकते हैं। और जिस आदमी ने वो दिया था और डिसऑनर हुआ और या पेमेंट ना हुई, तो उस आदमी के पास जो गुंजाइश बचती है केस को डिफेंड करने की, वो बहुत कम होती है। तो इसलिए चेक देते हुए, लेते हुए ज़ाहिर है आप एहतियात करना चाहिए आप लोगों को। अच्छा चलें आगे, में से आगे थोड़ा सा चलूँ तो यहाँ पे
आम लोगों को तो ये थोड़ा सा पता है कि ऑर्डर 37 का दावा हो जाए तो प्रोसीजर क्या होगा, तो थोड़ा सा मैं मुख्तसर अर्ज करके फिर आगे चलूँगा। ऑर्डर 37 के दावे में अगर लीव टू डिफेंड जो है वो मंजूर हो जाए तो फिर अदालत ज़्यादातर ये करती है, ज़्यादातर उस आदमी से, जिस आदमी जो मुद्दा लय है उससे ज़ामन लेती है उतनी रकम का, जितनी रकम का उसने चेक दिया होता, उसकी प्रॉपर्टी जो है उसकी कोई फ़र्द ले लेती है किसी ज़ामन की कि जी आपको इस तरह फिर इजाज़त देते हैं। चले, अब इजाज़त नहीं देती तो अदालत स्टेट अवे लीव टू डिफेंड खारिज करते हुए ही, अगर रीज़नेबल कोई ग्राउंड नहीं है लीव टू डिफेंड में, तो अदालत स्टेट अवे उसकी एप्लीकेशन जो है वो लीव टू डिफेंड की खारिज कर सकती है, और खारिज करते ही साथ ही दावा जो है ऑर्डर 37 का वो डिग्री कर सकती है। अच्छा, अगर अब शहादत पे बात आएगी तो शहादत के लिए अदालत समरीली उसको समाअत करेगी और उसको दोनों फ्रीकैन जो है शहादत रिकॉर्ड हो जाने के बाद उनकी आर्ग्यूमेंट सुन के केस का फैसला कर देगी। इधर में अगर वो डिग्री होता है तब, नहीं डिग्री होता तो तब भी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होती, कि क्या एक आदमी किसी को चेक देता है और वो चेक की डेट आने से पहले या इवन चेक की डेट आई गुजर गई, वो फौत हो जाता है, लेकिन जिस आदमी को चेक दिया गया था उस वक्त तक उसने उसके खिलाफ किसी भी किस्म की प्रोसीडिंग्स नहीं की, ना उसने कोई सूट फाइल किया, ना उसने कोई फौजदारी कार्रवाई की, तो क्या वो जो आदमी जिसके वालिद ने या जिनके मौरस ने चेक दिया था और जो चेक डिसऑनर हुआ है, क्या उसके लीगल हेयर जो उसके वारसान हैं वो उस दिए गए चेक के लायबल होंगे पेमेंट के, और क्या उनके खिलाफ ऑर्डर 37 का जो समरी सूट होता है वो चल सकता है? तो यहाँ पे मैं बात अर्ज करूँ कि लाइबिलिटी ज़ाहिर है उनके पास, उनके ऊपर रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने बाप के, अपने मौरस से उसके तरका मनकूला गैर मनकूला का मफाद हासिल करेंगे तो यकीनी तौर पर लाइबिलिटी उन पर रहेगी ज़रूर। लेकिन आज आपके लिए हैरान कुन बात मैं अर्ज करूं कि उनके खिलाफ ऑर्डर 37 का दावा दायर नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट जो है इस तनाजुर में नोट करवाना चाहूँगा। वो हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शान गुल साहब की ये जजमेंट है। आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रूर बात करूँगा कि इस सूरत में क्या वो सूट जो है वो मेंटेनेबल होगा नहीं होगा। तो ये मसूद अहमद नकवी साहब की ये जजमेंट है। मसूद अहमद नकवी साहब की ये जजमेंट है। तो ये है 2022 MLD 1555, फिर दोहरा रहा हूँ 2022 MLD 1555। अगर इसमें पेज का या कोई फ़र्क हुआ तो वो भी मैं इसके साथ ही जब ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा अपने चैनल पे तो वहाँ पे मैं इसकी अगर कोई इसमें को भांग हुआ तो उसकी दुरुस्तगी भी कर दूँगा। अब इस जजमेंट में ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने होल्ड फरमाया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसकी सेक्शन 29 उसका सेक्शन और 29A उसके तहत जो आदमी जिसने चेक नहीं दिया था, खुद से साइन नहीं किया, इंडोर्स नहीं किया, तो वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बुनियाद पे लाइबल नहीं है, लाइबल की हद तक नहीं है कि इन पर्सनल कैपेसिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर 37 का दावा जो है वो मेंटेनेबल नहीं। तो ऑर्डर 37 का दावा नहीं होगा लेकिन जनरल सूट उनके खिलाफ दायर हो सकेगा। तो इस केस में ऐसा ही हुआ था। ये जो मैंने अभी आपको रेफ़र किया इसमें लीगल हेयर्स के खिलाफ सूट फाइल किया गया। तो वहाँ पे ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने प्लेट जो थी वो रिटर्न किए जाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, लेकिन जब मामला ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में गया तो उन्होंने होल्ड फरमाया कि चूँकि वो खुद से ना उन्होंने साइन किया है, ना एग्जीक्यूट किया है, ना इंडोर्सर है, तो इस सूरत में उनके खिलाफ स्टेट वे मेंटेनेबल नहीं है केस। मैं चूँकि टाइम ज़ाहिर है उसकी किल्लत है तो मैं 2-3 टॉपिक्स और अभी आपसे बात करूँगा कि उस पर मैं फर्दर अपनी अगली जो मेरी डिस्कशन होगी उसमें मैं शामिल करूँगा। एक तो सबसे बुनियादी बात कि ये जो गारंटी चेक होता है इसकी असल हकीकत क्या है, किन चेक्स को गारंटी चेक समझेंगे, कहाँ पे अदालतें रिलीफ देंगी। दूसरी बात कि गारंटी चेक में जिम्मेदारी किस हद तक होती है, क्या बंदा स्टेट वे गारंटी चेक से
फारिग हो जाता है अगर गारंटी चेक दिया हुआ है, या उसकी कोई लायबिलिटी होती है, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं ज्यूरिस्डिक्शन जो है अदालत की, कि चेक अगर किसी ने दिया है तो उसकी एफआईआर कहाँ कहाँ पे दर्ज हो सकती है, दावा कहाँ कहाँ पे दायर हो सकता है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपसे एक और टॉपिक जो है कि अगर किसी आदमी ने चेक की बुनियाद पर दावा दायर किया है या कोई क्लेम दाखिल किया किसी अदालत में, तो क्या दूसरा आदमी उसके पास भी अगर चेक हो उस आदमी के, तो क्या वो काउंटर क्लेम या सेट ऑफ जिसे हम कानून में कहते हैं, तो क्या वो काउंटर क्लेम दाखिल कर सकता है अदालत में। इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो अभी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे हों तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मैं आपको अपनी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर जवाब दूं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, गॉड ब्लेस यू।